एक परिवार है, बहुत सारा ऐसा परिवार है जिसके पास क्या है, जमीन का खतियान है, बहुत सारा। एक परिवार नहीं है, बहुत सारा ऐसा परिवार देखने को मिलेगा जिसके पास जमीन का खतियान है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखने को मिलेंगे जो खतियान से क्या लिए हैं, जमीन का केवाला लिए हैं, जमीन की रजिस्ट्री करवाए हैं। तो आखिरकार ये नया नियम क्या सब पर लागू होगा? पैतृक संपत्ति का ये नया कानून उन सभी व्यक्ति पर लागू होने वाला है। उन सभी व्यक्ति के साथ एक क्या बड़ा समस्या उत्पन्न होने वाला है। देखें, अगर आप भी दादा परदादा की संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं, जिसके पास भी खतियान है ना, तो वो संपत्ति, ये जो जमीन होगा, मकान होगा, ये दादा परदादा के समय से है। और दादा परदादा के समय से अगर कोई संपत्ति का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो उस संपत्ति का आज कानूनी जो अधिकार है वो बदल चुका है। अब ये नया कानूनी अधिकार मिल गया है। आखिरकार ये नया कानूनी अधिकार क्या है, क्या कहता है हमारा नियम, वर्तमान स्थिति जो है वो क्या कहती है, कैसे काम करेगा ये कानून। देख सकते हैं सभी परिवार के सदस्य जो है, यहाँ पर दादा बैठे हुए हैं, यानी आपके पिता के बड़े भाई बैठे हुए हैं, चाचा बैठे हुए हैं, तो ये हो गए। अब इनके ये भी भाई ही है या भतीजा है, जो भी है, यहाँ पर सभी लोग जमीन का आज दस्तावेज देख रहे हैं, कागजात देख रहे हैं। समस्या ही ऐसा कुछ है। आखिर इसको देखने का क्या वजह हो गया, क्यों देखना पड़ रहा? आज इतना बड़ा समस्या कैसे उत्पन्न हो गया, कैसे आप इस समस्या से निकलेंगे? तो पैतृक संपत्ति में अगर आप भी अपना हक ढूंढ रहे थे, तब आपको क्या करना होगा वर्तमान में, यानी हमारा नया कानून क्या कहता है। पैतृक संपत्ति का अभी जो वर्तमान में कानून चल रहा है, ये कानून में आपको अब कैसे अधिकार मिलेगा? तो देखें, पैतृक संपत्ति पूर्व दादा परदादा के समय से जो प्राप्त संपत्ति है, उसमें वर्तमान में अगर हिस्सेदार की बात करें तो एक हिस्सेदार होता है जो होता है घर का बेटा, एक हिस्सेदार है वो है घर की बेटी, एक हिस्सेदार कौन? सबसे बड़ा सवाल होता है कि अगर कहीं पर भी कोई ये जमीन है, अब ये जमीन जो है, ये जमीन दादा परदादा के समय की जमीन है, दादा परदादा, या ये कह सकते हैं इस जमीन का आपके पास क्या है, इस जमीन का आपके पास खतियान है। अब ये अगर यहाँ पर खतियानी जमीन है तो कौन कौन हिस्सेदार है घर में? जो हिस्सा लेने वाला होगा वो कौन होगा? तो देखें, हिस्सा लेने वाला होगा जिनके नाम से ये खतियान है उनका बेटा, हिस्सा लेने वाला होगा जिनके नाम से ये खतियान है उनकी बेटी, हिस्सा लेने वाला होगा उनकी पत्नी अगर वो जीवित है, विधवा, यानी वो जो व्यक्ति जिनके नाम से खतियान है वो मर चुके हैं लेकिन उनकी पत्नी जीवित है, वो हिस्सा लेने वाले होंगे। अब जो व्यक्ति के नाम से खतियान है अगर उसका माँ जीवित है, वो हिस्सा लेने वाले हो सकते हैं। पोता पोती, कुछ स्थितियों में, कंडीशन में पोता पोती जो है वो भी क्या करेगा, हिस्सा लेने वाला होगा। और मृत जो पुत्र है कि पत्नी और बच्चे, ये सारा कंडीशन जो है ना, ये सभी कौन है, हिस्सेदार होते हैं। कौन कौन हिस्सेदार होते हैं? तो ये सभी लोग हिस्सेदार होते हैं। यानी अगर ये सोचेंगे कि हिस्सा नहीं है, शेयर नहीं है, हक नहीं है, तो ये सभी का कानूनी क्या है, अधिकार है, और ये अधिकार आपको देना पड़ेगा। ये अधिकार ये आपसे छीन कर ले सकते हैं। इनको इतना पावर है, ये सभी जो हिस्सेदार है ना, इनको इतना पावर अब दे दिया गया कि ये आपसे अधिकार को क्या कर सकते हैं, छीन नहीं कैसे देंगे, छीन लेंगे, वो छीन कर ले लेंगे आपसे अधिकार। अब आप कहेंगे कैसे छीनेंगे, जमीन तो हम यूज कर रहे हैं, छीनेंगे, आपके कागजात को छीन लेंगे, आपके कागजात पर अपना नाम दर्ज करवा लेंगे। सारा प्रक्रिया जो है यानी समझना आज बेहद जरूरी है आपके लिए। यानी आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो आपसे क्या करेंगे, वो छीन लेंगे, वो अपना नाम जैसे ही दर्ज करा लेंगे। आप इस पर खेती कर रहे हैं तो क्या हुआ, कभी भी वो अपना नाम दर्ज कराकर जमीन को बेच सकते हैं। और सबसे जो है यहाँ पर खास करके पैतृक संपत्ति में जो है महत्वपूर्ण अगर बातें हैं तो ये है कि बिना हिस्सेदारों की जानकारी के बिक्री विवादित हो सकती है। आप अगर कोई भी जमीन का टुकड़ा है, जमीन है, अगर जो हिस्सेदार है उसके बिना जानकारी के जो हकदार है, अगर आप जमीन को बेचेंगे ना, तो ये उस जमीन पर, वो जमीन पर क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। आज जो कोर्ट में विवाद चल रहा है, ऐसे ही जमीन पर विवाद चल रहा है। यानी परिवार के हिस्से की जमीन है और किसी एक ने बेचकर क्या किया, निकल लिया, तो आज क्या हो गया, विवाद हो गया। यहाँ पर कौन फंस गया, खरीदार फंस गया, विक्रेता भी फंसे हुए, विक्रेता को भी तो पैसा वापस करना ही पड़ेगा।
वो जालसाजी करके भाग नहीं सकता। हर बारिश जो है वो पार्टीशन सूट दायर कर सकता है। ये बंटवारा का केस है, यानी जितना भी परिवार में हकदार है, जिसको बोलते हैं कि ये हकदार है, तो जितना भी हकदार है वो क्या कर सकता है, पार्टीशन सूट का केस यानी फाइल कर सकता है, पार्टीशन सूट दायर कर सकता है, बंटवारा की मांग कर सकता है, मुझे मेरा अधिकार चाहिए। मौखिक बंटवारे से ज़्यादा मजबूत रजिस्टर पार्टीशन होता है। अगर आप जमीन का बंटवारा कर रहे हैं और आपने सारा कुछ मौखिक कर लिया है तो भविष्य में एक विवाद का वजह बन सकता है। इसलिए आपको जो भी करना है यानी रजिस्टर पार्टीशन करना है। अगर आप रजिस्टर पार्टीशन करेंगे तो ये आपको समस्या उत्पन्न नहीं होने वाला है। अब बात करेंगे वसीयत का। केवल यहाँ पर जो है व्यक्तिगत हिस्सों पर लागू होती है, पूरी पैतृक संपत्ति पर यह लागू नहीं होती है। तो देखें, ये होगा ना कि कोई वसीयत दादा के नाम से खतियान है या दादा उत्तराधिकारी हैं उस जमीन के, पिता के नाम से जमाबंदी कायम है, होता है ना कि पिता के नाम से जमीन का जमाबंदी कायम है, तो जमाबंदी कायम है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पिता उस जमीन के मालिक हैं, यानी जमीन का खतियानी जमीन है। वो खतियान में अब पिता के 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो सभी का शेयर होगा, सभी का हक होगा। इसलिए वसीयत जो है ना, पैतृक संपत्ति का करना इतना आसान नहीं होता है। तो ये अपना व्यक्तिगत हिस्सा जब एक तरह से डिवाइड हो जाएगा, पार्टीशन अगर हो जाता है, उनका जितना शेयर बनता है, उनका कानूनी जितना अधिकार बनता है, वो अगर किसी को वो देना चाहें तो उसके लिए वो स्वतंत्र हो सकते हैं। अब हाल में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संकेत दिया गया, वो भी संकेत यानी एक बहुत बड़ा जो है एक तरह से आप कह सकते हैं स्पष्ट तरीके से बता देता है कि क्या होने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट लगातार ये स्पष्ट कर रहा है कि महिलाओं के अधिकार बराबर है। यानी अगर ये जमीन है, इस जमीन पर आपके घर की जो बेटी है, आपकी घर की जो बहन है, उनका कानूनी रूप से अधिकार जो है वो बराबर है। संयुक्त परिवार की संपत्ति में पारदर्शिता जरूरी है। फर्जी वसीयत और बेनामी दावे कोर्ट में यहाँ पर जो है टिकना कठिन है। मतलब अगर किसी प्रकार का कोई फर्जी वसीयत लेकर कोर्ट में जाता है, फर्जी वसीयत जो कि वसीयत करने का किसी को अधिकार नहीं था फिर भी किया गया, तो ये फर्जी वसीयत हो गया। बेनामी दावा मतलब कि हम ऐसे जमीन उपयोग कर रहे हैं, हम घर का जो है बेटा है, ये एक तरह से बेटी का विवाह आज से 20 साल पहले हो गया, तो ये सब दावा नहीं चलने वाला। बेनामी दावे कोर्ट में जो है टिकना कठिन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कह दिया। देखें, आज जो है यानी पैतृक संपत्ति का ये नया कानून आपको जानना चाहिए, नए अधिकार आपको जानने चाहिए। किसको कब कितना अधिकार मिलेगा ये भी आपको अब जो है जानना पड़ेगा। कभी वर्तमान स्थिति क्या है, कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया आपको फॉलो करना पड़ सकता है। अगर अधिकार की बात करें तो बेटे और बेटे का कानूनी रूप से बराबर का अधिकार है। 2005 संशोधन के बाद बेटी भी जन्म से यहाँ पर को पार्टनर मानी जाती है, यानी बेटी का अधिकार बेटे के बराबर है, चाहे शादी हो चुकी हो या नहीं हो चुकी हो। यानी ऐसे सिचुएशन में जो है बेटी का जो अधिकार है, यानी बेटी का अधिकार वो क्या है, बेटे के बराबर है। अब है कि यहाँ पर जो बेटी का विवाह हो गया, बेटी अपने ससुराल चली गई, बहन का शादी हो गया, वो अपने ससुराल चली गई, ऐसे कंडीशन अगर उत्पन्न होते हैं तो भी कानूनी रूप से अधिकार क्या होता है, खत्म नहीं होता है। यानी अगर चाहे शादी हो चुकी नहीं हो चुकी, उससे के अधिकार पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। पिता पूरी पैतृक संपत्ति अकेले नहीं बेच सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है जो कि आज आपको समझना चाहिए। ये जमीन है, आज पैतृक जमीन है, ये आपके दादा परदादा की जमीन है। आपको ये आज से जमीन नहीं प्राप्त हुआ, ये दादा परदादा के समय से जमीन जो है आप इसका उपयोग कर रहे हैं। तो इस जमीन को, पूरी जमीन को पिता अकेले नहीं बेच सकते, पिता पूरी पैतृक संपत्ति अकेले नहीं बेच सकते। अगर संपत्ति है, पैतृक है, तो पिता बिना अन्य हिस्सेदारों की सहमति के पूरी संपत्ति किसी एक बेटे या व्यक्ति के नाम नहीं कर सकते। कारण ये है, ये समझना बेहद जरूरी है आज आपके लिए कि देखें, अगर कोई जमीन का टुकड़ा है, पिता अगर उसको बेचना चाहते हैं,
पिता अगर ये चाहते नहीं हम ये जमीन को बेच देंगे, तो आप जो है अपना शेयर, अपना अधिकार, जो उनका कानूनी अधिकार बनता है, ये वो बेच सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये आप हमको पूरा एक तरह से बता दें कि उनका कानूनी अधिकार कितना बनता है, कितना जमीन वो रहेगा तो कितना जमीन बेच सकते हैं, और अगर वो गलत तरीके से बेच रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए कि हम उस पर रोक लगा। देखें ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे जो पैतृक संपत्ति पिता जो है, अब यानी कहने का पिता का जो है नशे की हालत में अगर वो जो है जमीन को बेच रहे हैं, या उनका जो है नशे का एक तरह से आदत है उसके चलते प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, क्योंकि बेटा है जो कि समझदार है, बेटे को हर चीज समझ में आ रहा है, बेटा जो है हर चीज समझने को तैयार है, तो अब वो एक तरह से कानूनी तरह से जो है रुकावट कर सकता है। कैसे लगाएगा रोक, क्या करना पड़ेगा, ये भी आज समझना आपको बेहद जरूरी है, हम आपको ये भी बताएंगे। और अगर इस कानून की बात करें, यहाँ पर पोता पोती का भी जन्मसिद्ध अधिकार जो है वो एक तरह से माना जाता है, यानी पैतृक संपत्ति में जो घर का पोता है पोती है का भी यहाँ पर जो है जन्म से अब कोई बच्चा है उसका जन्म हो गया तो कानूनी रूप से पैतृक संपत्ति में उसको क्या मिलेगा, यानी कानूनी रूप से उसको अधिकार जो है वो मिलेगा। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर छोटा बच्चा जो है वो कैसे अधिकार मांग लेगा, जिसका जन्म हो गया एकदम छोटा बच्चा वो कैसे अधिकार मांगेगा। तो देखें बंटवारा जब हो रहा होगा तो उस छोटा बच्चा का जो गार्जियन होगा ना उसके नाम पर वो प्रॉपर्टी होगी, और बाद में क्या होगा, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो गार्जियन से वो बच्चा जो है संपत्ति फिर अपने शेयर की संपत्ति, अपने हक की संपत्ति क्या करेगा, वापस ले लेगा। अब आगे यदि संपत्ति का बंटवारा जो है वो हो गया है, संपत्ति का बंटवारा हो गया, एक बार रजिस्टर या कोर्ट से मान्य बंटवारा अगर हो गया ना, तो अगर ये समझना बेहद जरूरी है कि मिला हिस्सा, वहां से जो भी मिला हिस्सा है व्यक्तिगत संपत्ति आपका माना जाता है, उसके बाद मालिक अपनी इच्छा से वसीयत कर सकता है। मतलब क्या होता है कि ये जमीन का जो है टुकड़ा है, इसको 4 हिस्से में कोर्ट ने बांट दिया, 4 हिस्से में जो है कोर्ट ने बांट दिया। अब एक हिस्सा पिता का वो संपत्ति हो गया, अब यहां पर जो है एक हिस्सा ये है सभी बेटा को शेयर मिला, सबको कानूनी तौर पर अधिकार मिल चुका है, सभी लोग प्रॉपर्टी लेकर अलग हो चुके हैं। अब ये पिता के पास जो संपत्ति मिला हुआ, ये जो जमीन का टुकड़ा मिला हुआ, ये जितना हक मिला हुआ, ये पिता चाहे कि नहीं अब मेरा जो सेवा करेगा, यानी हम अपने मरने के बाद वो संपत्ति उसको दे देंगे, तो वसीयत जो है वो कर सकते हैं। यानी अगर कोर्ट से कानूनी अधिकार उनको मिला हुआ है तो वो वसीयत कर सकते हैं, पैतृक संपत्ति का भी वसीयत कर सकते हैं। किसी एक बेटे को संपत्ति देना चाहें वो दे सकते हैं, वो अपनी संपत्ति को देने के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए कि उनको कानूनी रूप से प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड कर चुके हैं, संपत्ति को अलग कर चुके हैं। अब उनका जो सेवा करेगा उनको लगेगा कि नहीं संपत्ति किसको देना चाहिए, वो उनको वसीयत वो अपनी इच्छा से कर सकते हैं। अब है कि यहाँ पर विधवा बहू को भी अधिकार मिलता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में कहा कि जरूरतमंद विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से भरण पोषण का अधिकार मिल सकता है। देखें ससुर का अगर संपत्ति है, मान लेते कोई एक बेटा है, अब ये बेटा जो है इस दुनिया में नहीं है लेकिन इनकी पत्नी है, जो है ना ये पत्नी है, तो ऐसा में उनको जो है एक तरह से बहू को बेदखल नहीं किया जा सकता, बहू को घर से नहीं निकाला जा सकता, यानी भरण पोषण का अधिकार जो है उनको मिलेगा। और साथ में उनका पति का जो शेयर है संपत्ति है, अगर मान लेते पति का कोई संपत्ति ने सिर्फ ससुर का संपत्ति है तो भी यहाँ पर भरण पोषण का अधिकार मिलता है, यानी जरूरतमंद जो है, अब जरूरतमंद है उनको मिलता है। अब जो जरूरतमंद नहीं है मतलब उनका पति का शेयर है, पति का हक है, यानी उनका हक जो है तो डायरेक्ट क्या होगा कि पत्नी को मिल जाएगा। अब यानी कई बार देखने को मिलता है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति में सबके अधिकार देखे जाएंगे, तो देखें परिवार संयुक्त है ना, संपत्ति संयुक्त आय से बनी है। जैसे ये मकान जो है ना सभी लोग ने कमाकर बनाया, या जो एक तरह से जमीन है, बहुत सारा जमीन है, इस जमीन पर ये सभी जमीन है। अब ये सभी जमीन पर क्या होता है, खेती होता है। अब इस जमीन पर जो है खेती हुआ तो एक तरह से यहाँ पर ये क्या हो गया कि ये संयुक्त आय से जो है सब कुछ बना हुआ है। आप घर के बड़े हैं, आप घर के मुखिया हैं, संयुक्त आय से क्या हुआ कि संपत्ति से जो है ये मकान बनाया गया, तो कोई सदस्य केवल मेरी कमाई कहकर ये पूरा अधिकार नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारा जो एंसेस्ट्रल यहाँ पर न्यूक्लियस होने पर अलग अलग जो है स्वामित्व साबित करने की जिम्मेदारी दावा करने
जो है करने वाले पर होगी। अगर कोई दावा करता है तो आपका अकेले कैसे है ये बात तो बताना होगा, यानी आपको आय का स्रोत देना होगा, आपको इनकम कैसे हो रहा है ये बताना होगा, कैसे आप पैसा कमाए ये स्पष्ट तरीके से क्या करना होगा, बताना होगा। परिवार में दादा की मृत्यु के बाद बंटवारा का एक प्रक्रिया शुरू होता है, यानी दादा की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो जमीन है, ये टोटल जमीन यहाँ पर 40 एकड़ जमीन है, ये इसका कागजात है और इसका बंटवारा होना है। और ये 40 एकड़ का जमीन का जो है आप कह सकते हैं वर्तमान में जमाबंदी और जमीन का जो लगान रसीद है, ये 40 एकड़ का ये किसके नाम है पता है, ये है यहाँ पर दादा के नाम। लेकिन अब होता है कि दादा की मृत्यु हो जाती है, दादा इस दुनिया में नहीं है। दादा नहीं है तो कौन है, दादी है। दादा नहीं है तो उनका एक बेटा है, दादा नहीं है तो उनका दूसरा बेटा भी है, दादा नहीं है तो उनकी बेटी भी है। यानी घर में जो है ना 4 हिस्सेदार है, 4 हिस्सेदार। तो अब दादा की मृत्यु हो चुकी है, तो अब ये पहले संपत्ति आप कह सकते हैं दादा, जैसे दादा खरीदे हो संपत्ति, दादा का ये पैतृक नहीं हो, दादा का ये अर्जित संपत्ति हो। लेकिन आज दादा की मृत्यु के बाद ये संपत्ति जो जमाबंदी कायम था, जो लगान रसीद है, उसके 4 हिस्सेदार हो गए। अब ये हिस्सेदार में संपत्ति इस प्रकार डिवाइड हो जाएगा। कुल 4 हिस्सेदार है तो सभी को 10-10 एकड़ जमीन मिलने वाला। अब आप कहेंगे दादी को भी मिलेगा 10 एकड़? हाँ बिल्कुल, दादी जो है उनको भी मिलेगा अगर दादी जीवित है तो। अब ये दादी को 10 एकड़ तो देना ही होगा। अब ये 10 एकड़ दादी जो है यहाँ पर लेने के बाद दादी का आप देखभाल करेंगे तो ठीक है, लेकिन कानूनी तौर पर ये दादा की मृत्यु के समय क्लास 1 के सभी उत्तराधिकारी हैं और इनका अधिकार वर्तमान में समान है। दादी को भी मिलेगा, बेटा को भी मिलेगा, दूसरा बेटा को भी मिलेगा, बेटी को भी मिलेगा। अब कोई हक नहीं लेना चाहे तो उससे क्या होता है कि हक त्याग जो है वो करवाना पड़ता है। आखिर हक त्याग कैसे करते हैं ये जानना चाहते हैं डिटेल में, क्या क्या करना होता है हक त्याग के लिए, तो ये आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये हक त्याग के बारे में पूरा डिटेल से समझना है कि भविष्य में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, क्या क्या करना चाहिए हक त्याग करने के लिए। आपको कुछ करना नहीं है, कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट करना है कि मुझे हक त्याग के बारे में डिटेल से जानना है। तो यानी पैतृक संपत्ति का नया कानून के बारे में अगर बात करेंगे तो एक बेटे की अगर पहले मृत्यु हो चुकी है, यानी एक बेटा पहले नहीं है इस दुनिया में, अब ये जमीन का बंटवारा होना, तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जमीन जो है मान लेते हैं कि 10 एकड़ जमीन है। जैसे 10 एकड़ मिला था ना, 10 एकड़ हिस्सा था। अभी आपने देखा कि दादा के नाम से जो जमाबंदी है, यहाँ पर दादा का जमाबंदी, उस जमाबंदी पर कितना जमीन था पहले, तो यहाँ पर जमीन था 40 एकड़, 40 एकड़। अब एक एक बेटे को मिला 10 एकड़, तो 10 एकड़ में क्या हुआ कि एक बेटे की मृत्यु हो चुकी है, नहीं है वो इस दुनिया में, तो लेकिन उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। जैसे दादा वाला जमीन का बंटवारा हो रहा था उस समय तो सभी को ये कह दिया गया कि एक बेटे को मिलेगा, दादी को मिलेगा, बेटी को मिलेगा, लेकिन जो है यानी एक बेटा तो है ही नहीं, दादा जीवित थे और उनका जो बेटा है वो एक नहीं है, तो ऐसे में उनकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। तो अब बेटा का जो है ये एक तरह से 10 एकड़ जो हिस्सा उसका शेयर बनता था है ना, उसके परिवार में अब बांटेगा। तो यहाँ पर उसके परिवार में देखेगा कि परिवार में कितने लोग हैं, तो देखा जा रहा है कि नहीं, बेटा के परिवार में 3 लोग हैं, बेटा तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन बेटा का परिवार है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। तो सबको यहाँ पर जो है ना 3.33 एकड़ लगभग जो जमीन है सबको क्या होगा, कानूनी तौर पर डिवाइड, ये कानूनी तौर पर डिवाइड होगा। यानी जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उनका पत्नी के नाम से जमीन जाएगा, उनके बच्चे के नाम से भी जमीन जाएगा। अगर ये आप स्पष्ट तरीके से समझ लें, अगर उनका एक तरह से कोई संपत्ति है जो कि पिता की संपत्ति है, अब वो पिता का शेयर बनता था 10 एकड़, पिता नहीं है इस दुनिया में, तो यानी उनकी जो पत्नी है या उनके जो बच्चे हैं उनका कानूनी रूप से क्या होगा, अधिकार होगा, और वो समान अधिकार होगा, सभी का बराबर का अधिकार होगा। अब यहाँ पर है कि पिता जिंदा और पैतृक संपत्ति है। देखें पिता जिंदा है, ठीक है, पिता जिंदा है और पैतृक संपत्ति है, तो मान लीजिए पिता है, 2 बेटे, 1 बेटी है, ठीक है, और कुल पैतृक जमीन जो है वो 24 एकड़ जमीन है।
तो अब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो जमीन का आप टुकड़ा देख रहे हैं, ये जमीन जो है ये 24 एकड़ जमीन है, लेकिन पिता भी हैं। अब ये पिता के नाम से, लेकिन ये सारा जमीन जो है वो पैतृक जमीन है, पैतृक जमीन है। अब इसमें 2 बेटे हैं, एक बेटी है। बेटा भी कह रहा है कि मुझे मेरा हक चाहिए, बेटी भी कह रही है मुझे मेरा हक चाहिए। सभी जन्म से क्या है, उत्तराधिकारी हैं, को पार्टनर माने जाते हैं। कुल सदस्य कितना है, 4। 24 एकड़ है, तो ये सभी को, यानी बेटा को कितना मिलेगा, 6 एकड़, और दूसरा बेटा को भी क्या कितना मिलेगा, 6 एकड़, और बेटी को कितना मिलेगा, 6 एकड़, और पिता को कितना मिलेगा, 6 एकड़। तो 6 एकड़ यानी पिता के नाम अगर ये 24 एकड़ जमीन भी है, पैतृक जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, यानी कह सकते हैं खतियानी जमीन है, तो ऐसे कंडीशन, ऐसे सिचुएशन में पिता को उस संपत्ति का कानूनी अधिकार कितना है, सिर्फ 6 एकड़ है। अगर आपके भी यानी पूर्वज दादा परदादा की जमीन है, संपत्ति है, तो आप अपना अधिकार कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी पूर्वज से आपके पिता को जितना भी प्राप्त हुआ है, यानी उस संपत्ति में आप कितने उत्तराधिकारी हैं, उस उत्तराधिकारी के हिसाब से आप अपना संपत्ति को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कानूनी अधिकार कितना बनता है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि लिखित रूप में हिस्सा छोड़ने का प्रक्रिया, बेटी जो है लिखित रूप में हिस्सा जो है छोड़ दे एक तरह से, तो उसका कानूनी प्रक्रिया क्या है। देखें, ये बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया है। कोई भी हिस्सेदार जो है ना, हिस्सेदार जो है वो लिखित तौर पर तो चाहे तो अपना हिस्सा त्याग कर ही सकता। तो रिलीज डीड हो गया, इसके बाद यहाँ पर रिलिंक्विशमेंट डीड हो गया, त्याग पत्र, फैमिली सेटलमेंट हो गया। पर अगर हस्ताक्षर कर चुकी है ना, एक बार अगर ऐसा हो गया, यानी एक बार जो दस्तावेज जो बोलते हैं डॉक्यूमेंट, अगर ये तैयार हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में एक बार क्या होगा, दस्तावेज पर आप सिग्नेचर कर देते हैं और बाद में क्या करते हैं, दावा आप करने आते हैं। यानी दस्तावेज पर जहाँ जहाँ सिग्नेचर करने की जरूरत है, सारा आपका पेपर तैयार हो गया और बाद में आप क्या करते हैं, दावा करते हैं। तो हस्ताक्षर अगर पहले हो चुका है तो बाद में दावा क्या होता है, कठिन होता है। मतलब बाद में अगर वो दावा करती है फिर कठिन होता है, झूठा आरोप लगाना पड़ता है कि उनके साथ फर्जीवाड़ा हो गया, उनके साथ धोखाधड़ी हो गया। तो लेकिन इसका पूरा कानूनी तरीका भी है। यानी ये तरीका है कि अगर किसी के द्वारा अगर त्याग पत्र दे दिया गया और ऐसा त्याग पत्र तैयार किया गया, मतलब अगर आप चाहते हैं कि बेटी हो या बहन हो यानी वो संपत्ति अपना रिलीज कर दे और बाद में ऐसा डॉक्यूमेंट एक बन जाए कि बाद में वो किसी प्रकार का दावा जो है उनका नहीं चलने वाला है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा कि बेटी बहन जो है अपना संपत्ति का हक जो है वो त्याग कर दे और बाद में भविष्य में यानी कभी भी अगले जनरेशन को इस प्रकार का समस्या जो है नहीं झेलना पड़े कि परिवार में विवाद हो गया, परिवार में कानूनी विवाद हो गया। तो ये डिटेल से आप जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना, कमेंट करना है कि हक त्याग जो है, कैसे हक त्याग करने का सही तरीका क्या है, पूरा हम डिटेल से जानना चाहते हैं। हम आपको पूरा डिटेल से जरूर बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।